हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पे डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो बेसिकली है वो हमें मैटर के बारे में अप्रोच प्रोवाइड करता है और इसमें हम लोगों को ये पता चलेगा कि मैटर क्या होता है, इनकी कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं और इनके क्या क्या नेचर्स होते हैं और इनमें पार्टिकल का अरेंजमेंट्स कैसा होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मैटर क्या है। तो मैटर एक्चुअल में ऐसी वो सभी चीज़ें जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें मटेरियल होती है या मैटर होते हैं। तो जो मटेरियल होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो जो भी हम चीज़ें आसपास देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं वो सभी चीज़ें मटेरियल्स होती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं एयर है, एयर भी एक मैटर है, चॉक है, सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, ये सभी मटेरियल्स होते हैं। तो जितने भी जिसमें पार्टिकल प्रेजेंट्स होते हैं तो वो सभी मैटर होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले मैटर क्या है। मैटर ऐसा वो सभी केमिकल या फिजिकल वर्ल्ड में वो पाई जाने वाली जो सभी चीज़ें हैं जिनको हम फील कर सकते हैं या हम टच कर सकते हैं, तो वो सभी मटेरियल्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं एयर है, वाटर है, वुड है, चाक और भी हम लोग जैसे डस्ट है और भी जितनी भी चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें मटेरियल्स की बनी होती हैं, ETC एट्सेट्रा। ये सभी चीज़ें हमारे लिए मैटर का बिहेव करती हैं, एज ए मटेरियल बिहेव करती हैं। तो जो मटेरियल्स होता है अगर हम इनको डिवाइड करते चले जाएं, क्योंकि हम लोग इसमें देखते हैं कि ये मटेरियल बनता कैसे है या इन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो मैटर जो होता है हम इसकी स्मॉलेस्ट इकाई सर्च करने की कोशिश करते हैं। मैटर क्या है? तो मैटर जो होता है वो मिलकर बना होता है पार्टिकल से। पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। ये एटम्स से मिलकर बने होते हैं और एटम्स जो होता है वो किसी भी मटेरियल की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। लेकिन एटम खुद अगर हम इनको डिवाइड करने जाएंगे तो इनके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो हम ये कह देंगे कि मटेरियल की जो सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है या यूनिट है वो एटम्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। लेकिन यहाँ पर जो एटम्स होते हैं वो खुद 3 जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन से मिलकर ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं वो एटम्स के होते हैं। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारा एटम्स बनाते हैं। तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल एटम्स बनाएंगे, एटम मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूल पार्टिकल बनाएंगे, पार्टिकल से मटेरियल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है, मटेरियल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं मटेरियल को कि मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। तो हम लोग देखते हैं मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, फिर हम लोग इनके क्लासिफिकेशन पर जाते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं इसके मटेरियल्स की प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स नोट करेंगे इसको। अब हम लोग देख लेते हैं जो इससे नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द मटेरियल। तो अब हम मटेरियल के कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। जो मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसमें जो फर्स्ट है कि इसमें कैरेक्टर्स के जो मैटर के पार्टिकल्स में होता है वो इनमें स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में या स्पेस होता है। तो ये स्पेस हम लोग कैसे
पता करेंगे कि पार्टिकल्स के मटेरियल के बीच में स्पेस पाया जाता है, तो इसमें इनको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में हम लोग जैसे जनरल जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे हम किसी वाटर में हम लोग सॉल्ट या शुगर को डिज़ोल्व कर देते हैं तो वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन डिज़ोल्व होने के बाद जो शुगर है वो उस वाटर के इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में चला जाता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। फर्स्ट जो होगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब हमको इसको हमें प्रूफ करना है कि किसी भी मटेरियल में स्पेस होता है। तो स्पेस के लिए हम लोग एक जनरल ऑब्जर्वेशन या एक्टिविटी कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी बीकर ले लेते हैं, बीकर लेने के बाद इसमें हम लोग बीकर में वाटर फिल कर लेते हैं। वाटर फिल करने में जैसे हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स ये लिए हैं, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें जब हम लोग शुगर ऐड करते हैं, शुगर ऐड करने के बाद एक्चुअल में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको वैसे दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर हम इसमें अगर देखते हैं, अगर शुगर ऐड कर देते हैं, शुगर को हम रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, शुगर के जो क्रिस्टल्स होंगे तो इनिशियली वो क्रिस्टल दिखाई देंगे, जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही ये शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो वाटर का जो लेवल है वो उतना ही हो जाएगा या इनिशियल स्टेज पे पहुंच जाएगा, क्योंकि ये जो शुगर है वो शुगर पार्टिकल इन वाटर मॉलिक्यूल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। तो जैसे हम लोग वाटर में शुगर है, सॉल्ट है या डिटॉल है या अल्कोहल्स है, ये सभी चीज़ें जब हम इसमें डिज़ोल्व करते हैं तो ये जो फॉरेन पार्टिकल होता है या एक्सटर्नल पार्टिकल या एक्सटर्नल मटेरियल होता है वो इस मैटर में इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। तो हमारी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मटेरियल जो होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट कैरेक्टर। अब हम लोग देख लेते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स का जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली इन मूविंग। तो जो पार्टिकल्स के जो मटेरियल्स होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल सॉलिड, लिक्विड, गैस किस स्टेज में है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो तो अपने वाइब्रेशंस करते हैं, लेकिन लिक्विड और जो गैस होती है इनमें हमेशा मूविंग होते रहते हैं। जो पार्टिकल्स के जो मैटर के पार्टिकल हैं वो मूव करते रहते हैं। जैसे इसके लिए हम लोगों ने एग्जांपल्स एक इसमें गिवन है, तो वो ये है कि अगर हम किसी भी कॉर्नर, जैसे हम किसी भी रूम के कॉर्नर्स पे अगर हम लोग कोई भी स्मेल वाली अगर ऑब्जेक्ट रख देते हैं, स्मेलिंग ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो वो उसकी जो स्मेल होती है पूरे रूम में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। तो ये एक एग्जांपल है कि वहाँ से जो एयर के पार्टिकल्स हैं, या ये कह लो जैसे हम लोग फ्यूम्स देखते हैं, फ्यूम्स जो धुआं होता है, अगर हम लोग स्टिक लगा देते हैं या कैंडल लगा देते हैं तो उसमें जो फ्यूम्स होता है वो रूम के कॉर्नर से, एक कॉर्नर से पूरे कॉर्नर्स में फैल जाता है, क्योंकि जो मटेरियल है, एयर है, वो पूरे रूम में मूव हो रही है। भले ही हम कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, फ़ैन वगैरह चल रहा हो या ना चल रहा हो, फिर भी जो मटेरियल है या एयर है वो उसके पार्टिकल कॉन्टीन्यूअस मूव करते रहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल्स में, जैसे हम लोगों ने ये कोई रूम मान लिया तो जिसमें जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। इस प्रकार से रैंडमली मूव करते रहते हैं। इन रैंडमली मूवमेंट, इनके मूवमेंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये रैंडम मूविंग की वजह से यहाँ पर इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, चाहे ये लिक्विड हो या गैस हो, तो उनमें ये मटेरियल के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं। क्लियर? जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग एक बीकर में जिसमें वाटर फिल है,
उसके बाद उसमें उस बीकर में हम लोग रेड कलर की कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं। रेड कलर की अगर हम कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देंगे तो रेड कलर की कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देने से ये जो कलर होगा वो थोड़ी देर में पूरे वाटर में फैल जाता है विदाउट एनी स्टीयरिंग। तो ये जो रेड कलर की ड्रॉप्स है वो पूरे वाटर में कॉन्टीन्यूअस फैल जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो वाटर का पार्टिकल हैं वाटर के वो रैंडमली मूव होते रहते हैं। और ये जो हम लोग जैसे कोई कलर है वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो अगर हम उसको स्टीयर ना करें उसके बाद भी वो कुछ समय बाद पूरे लिक्विड में फैल जाता है। इसका मतलब ये है कि जो मटेरियल के पार्टिकल हैं वो कॉन्टीन्यूअस मूव करते रहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम लोगों की जो थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों की ये है, थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसके लिए हम लोगों को ये देख लेना है कि जो मटेरियल के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब यहाँ पर ये है कि इनमें बॉन्डिंग पाई जाती है। ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कौन सा है और कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो इसमें अलग अलग मैटर पे ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अलग डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग कोई भी हम स्टोन लेते हैं, चौक लेते हैं और आयरन का कोई ब्लॉक लेते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रिजिड होगा या सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होगा वो सॉलिड में हम लोग कह सकते हैं कि आयरन में होगा, फिर उसके बाद चौक में या वुड में होगा, फिर उसके बाद चौक में होगा। तो ये अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। तो डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन इनका नेचर अट्रैक्शन का होता है। कोई भी मटेरियल्स है तो वो एक दूसरे मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम लोगों ने ये सॉलिड्स लिए हैं तो इनमें अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के ये सॉलिड्स हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो इनका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या मटेरियल। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग जनरली जानते हैं कि जो मैटर होती हैं इनकी 3 स्टेजेस पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस होती हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में हम लोग देखते हैं इनको अगर हम क्लासीफाई करने जाएंगे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट आ जाती। अब हम लोग इनमें थोड़ा सा इनमें देख लेते हैं कि सॉलिड स्टेट्स में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा और गैस में क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सॉलिड्स में जो इनके पार्टिकल जो होते हैं या इनमें सॉलिड में वॉल्यूम और शेप दोनों डिफाइन होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टेट। यहाँ पर हम लोग एक एक इनके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते चले जाएंगे। तो हम लोग सॉलिड में देख लेते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम एंड शेप डेफिनेट होता है, डेफिनेट होता है। जबकि यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे लिक्विड के लिए तो लिक्विड में सिर्फ वॉल्यूम डिफाइन होता है लेकिन शेप डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम डेफिनेट, बट शेप जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। जबकि गैस में, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं या जो मटेरियल्स होता है इसमें वॉल्यूम और
वॉल्यूम और शेप दोनों इनडेफिनेट होते हैं या अनडिफाइन होते हैं। वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर अनडिफाइन होता है। अब इनका रीजंस या इनका लॉजिक्स क्या है, क्योंकि देखो जैसे सॉलिड्स हैं तो सॉलिड्स को अगर हम देखते हैं तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होता है, जबकि लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन हम उसको जिस वेसल में रख देते हैं, जिस पात्र में रख देते हैं, उसी का ये शेप गेन कर लेता है। जैसे हम किसी लिक्विड को अगर हम किसी बीकर में रखते हैं तो बीकर के शेप में आ जाता है, किसी बॉटल में रखते हैं तो बॉटल के शेप में आ जाता है, किसी टेस्ट ट्यूब में रखते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब का शेप गेन कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो गैस होती है, गैस में एक्चुअल में वॉल्यूम भी डिफाइन नहीं होता है और इनका शेप भी डिफाइन नहीं होता है। उसका रीजंस क्या है, अगर हम किसी गैस को, अगर मान लो कोई भी गैस है, मान लो नाइट्रोजन गैस है या हाइड्रोजन गैस है, तो इन गैसेस को अगर हम छोटे सिलेंडर में रखते हैं तो उनका वॉल्यूम भी कम होता है और जो शेप सिलेंडर का होता है उसी शेप में ये गैसेस स्टेट के जो मैटर्स हैं वो बने रहते हैं। ऐसे ही इनका शेप और जो वॉल्यूम है दोनों अनडिफाइन होते हैं। अगर हम किसी बड़े सिलेंडर में या बड़े कंटेनर में गैस को कलेक्ट करते हैं तो उसका पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं गैसें और शेप भी ऑक्यूपाई कर लेती हैं, जबकि अगर हम स्मॉल कंटेनर में रखते हैं तो वो स्मॉल कंटेनर का वॉल्यूम और शेप गेन कर लेते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इनके पार्टिकल्स पे, या जो पार्टिकल्स जो होते हैं यहाँ पर हम लोग सेकेंड इसमें देखेंगे कि सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे हम लोग जनरली एक आइडिया बना लें, जैसे हम लोगों ने ये चैम्बर्स लिए हुए हैं, तो इनमें जो जनरली सेम साइज के चैम्बर्स होंगे, तो यहाँ पर इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही कंडेंस फॉर्म में होते हैं। तो इनमें जो पार्टिकल का साइज होगा वो इस टाइप से, इनमें पार्टिकल्स बहुत ही डेंस फॉर्म में कलेक्ट होते हैं। इस प्रकार से ये सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, जबकि इससे ज़्यादा इसमें आपको लिक्विड में जो पार्टिकल्स मिलेंगे वो थोड़े से इस प्रकार से मिल जाएंगे, इस प्रकार से। जबकि गैसियस स्टेट में ये इरेगुलर मैनर में रहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स होंगे वो जनरली इस प्रकार से पड़े होंगे। तो इनमें स्पेस के लिए अगर कहा जाए, इनमें एक स्पेस के लिए तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये है कि हम किसी सॉलिड या लिक्विड को हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं, कितना दबा सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें लो कंप्रेसिव होते हैं। इनमें जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो लिक्विड के सॉलिड के अकॉर्डिंग तो ज़्यादा होती है, लेकिन गैसियस से कम होती है। तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिव होते हैं, जबकि ये हाई कंप्रेसिव होते हैं, तो ये हम लोगों के सॉलिड लिक्विड गैस की कुछ प्रॉपर्टी हैं। अब हम लोग इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम लोग देख लेते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग बात करते हैं इनके जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग इनके एग्जाम्पल्स देख लेंगे कि जैसे जो सॉलिड्स में हैं, तो सॉलिड्स में हम लोगों के पास जैसे आयरन है, आयरन, कॉपर और रबर में एक खास प्रॉपर्टी पाई जाती है, फ्लेक्सिबल होती हैं। रबर जो होती है फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जो रबर होती है अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं अंडर फोर्स में ये अपना शेप चेंज कर लेती है, और जबकि फोर्स को रिमूव कर देने से ये अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेती है। तो ये भी एक सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग करने पर इनमें स्ट्रेचिंग पॉसिबल है, लेकिन अगर इसमें स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये सॉलिड्स ब्रेक हो जाते हैं।
अब हम लोग आ जाते हैं, जैसे जो सेकंड है हम लोगों में देखने को ये देखते हैं लिक्विड स्टेट में जैसे हम लोग देखते हैं वाटर है, एल्कोहल, डीजल, पेट्रोल, ये सभी लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। जबकि गैसियस स्टेट में पाए जाने वाले जो मटेरियल्स हैं तो इसमें हम लोग आ जाते हैं, जैसे CNG है, LPG है, और नाइट्रोजन हॉस्पिटल्स में यूज होने वाली ऑक्सीजन गैस है, अमोनिया गैस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी गैसियस स्टेट में पाई जाती हैं। और जो हम लोगों के जनरल लाइफ में यूज होने वाली गैसेस हैं उनको, जैसे CNG है, कंप्रेस नेचुरल गैस है, CNG है, ऐसे ही LPG आ जाती है, LPG ETC। तो ये सभी गैसियस स्टेट के एग्जाम्पल हैं जो गैसियस स्टेट में हम लोग जनरली यूज में लाते हैं। तो यहाँ पर ये सॉलिड लिक्विड गैस का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं किसी भी मटेरियल की क्या स्टेट चेंज हो सकती है। तो उसके लिए हाँ, किसी भी मटेरियल की स्टेट चेंज हम कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं इसका मटेरियल का स्टेट चेंज करना देखते हैं। अब हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, स्टेट चेंजिंग इन मैटर, स्टेट चेंजिंग इन मैटर। तो ये हम लोग देखते हैं जनरली हम लोगों की जो हम लोग डेली लाइफ में भी इनके एग्जांपल्स देखते रहते हैं। जैसे सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। जैसे हम लोग आइस मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होने के बाद लिक्विड में आ जाती है, लिक्विड आने के बाद जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैसेस स्टेट में चला जाता है। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो ये गैसियस स्टेट हो या लिक्विड स्टेट हो या सॉलिड स्टेट हो, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं या इनकी स्टेट चेंज की जाती है। किसी भी मटेरियल की स्टेट चेंज की जा सकती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं सॉलिड, फिर उसके बाद हम लोग लिक्विड पे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग गैस पे बात करते हैं। तो सॉलिड से जब भी हम लोग बात करते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में जब जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग बोलते हैं। और जब लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाते हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं एवेपोरेशन। तो एवेपोरेशन का मतलब होता है एवेपोरेशन कहलाता है। अब जब गैस से लिक्विड में आता है, मतलब हम किसी वेपर को कूल करके हम उसको लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, तो ये कहलाता है कंडेंसेशन का मतलब होता है वेपर को कूल करके लिक्विड फॉर्म में लाना। जैसे हम किसी भी वेपर वाले अगर किसी पात्र में या वेसल में जिसमें वाटर गर्म हो रहा है उसके ऊपर अगर हम कुछ ढक देते हैं तो उसके ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं वाटर की, तो वो कंडेंसेशन है। और जब भी हम लोग लिक्विड को ले जाते हैं सॉलिड में तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग बोलते हैं। यहाँ पर ये आपको याद रखना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर हम इन स्टेट्स को अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम बना सकते हैं कि सॉलिड है, लिक्विड और गैस। इन तीनों डायग्राम्स की हेल्प से हम लोग देख लेते हैं कि इनमें हम लोग कैसे एक दूसरे पे ये चेंज हो सकते हैं स्टेट को। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे सॉलिड है तो सॉलिड को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे, लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ पर लिक्विड को हम लोग गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं या गैस को हम लोग लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर गैस को हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं या गैस को भी हम डायरेक्ट सॉलिड को भी हम गैसियस स्टेट में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर
इनसे ये थोड़ा सा हटके है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक स्टेट यहाँ पर सॉलिड से गैस में डायरेक्ट जाने वाली जो स्टेट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर जनरली जो सॉलिड होते हैं वो लिक्विड होने के बाद गैसेस स्टेट में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई सॉलिड क्या डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आ सकता है, तो हाँ आ सकता है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। तो अब हम लोग इस पर बात करें, जैसे जो हमने ये एक्स्ट्रा प्रोसेस बताए हुए हैं, यहाँ पर हमने ये प्रोसेस बताए हैं कि सॉलिड को अगर गैस में अगर हमें ले जाना है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में ले जाना है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन बोला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं। और जबकि यहाँ पर जब गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाता है, तो सॉलिड जब भी गैस सॉलिड में जाएगी तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। और इसमें सेम प्रोसेस वही रहते हैं जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़े हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो इसको हम लोग मेल्टिंग बोल देते हैं, मेल्टिंग बोलेंगे। और अगर हमें लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो इसी को हम लोग फ्रीजिंग बोल देते हैं, फ्रीजिंग बोल देंगे, फ्रीजिंग बोल देंगे। अब या इसी को हम सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। किसी भी लिक्विड को अगर हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो सॉलिडिफिकेशन भी नाम इसको दिया जा सकता है। अब लिक्विड को हम लोग गैस में ले जाते हैं, तो लिक्विड को जब हम गैस में ले जाएंगे तो इवेपोरेशन नाम लिया जाता है, एवेपोरेशन। और जबकि गैस से अगर हमें लिक्विड में ले जाना है तो इसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये हम लोगों को ये प्रोसेस याद रखने हैं कि ये जो गैसियस स्टेट होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक प्रोसेस इसमें इस डायग्राम से एक्स्ट्रा मिल रहा है जिसको हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस में ले जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें भी नोट करने के लिए, स्टेट चेंजिंग इन मैटर में अगर हम लोग किसी भी मटेरियल को सॉलिड से डायरेक्ट ले जाते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट हम लोग ले जाते हैं गैसियस स्टेट में, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। और अगर हम गैस को डायरेक्ट लाते हैं किस स्टेज में, सॉलिड स्टेट में, तो इस स्टेज को इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशंस बोलते हैं। तो अब ये सभी जो टर्म हैं इनके बारे में हम लोगों ने समझ लिया है कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, या गैस से सॉलिड में, लिक्विड में, ये सभी जो फिजिकल स्टेट होते हैं ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी मटेरियल में टेम्परेचर और प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब हम लोगों को देखना है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर इन मैटर, या गैस कह सकते हैं, गैसियस स्टेट में इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर इन गैस। अब अगर हम किसी भी गैसियस स्टेट के जो मटेरियल में हैं उनको हम प्रेशराइज कर देते हैं तो इसमें क्या क्या चेंज हो सकते हैं, इनको हम एक पिस्टन और सिलेंडर की हेल्प से देख लेते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर 3 पिस्टन्स लेते हैं, 3 पिस्टन्स का मतलब यहाँ पर पिस्टन और सिलेंडर टाइप हम लोग 3 ऐसे एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। तो हम लोगों को ये जो पिस्टन और सिलेंडर है इसमें पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन जो मूवेबल है, मूवेबल पिस्टन लगे हुए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें जो गैस पार्टिकल हैं ये गैसियस स्टेट में हैं। तो यहाँ पर जो गैस पार्टिकल्स होंगे वो गैस पार्टिकल इस प्रकार से इसमें पाए जा रहे होंगे, गैस पार्टिकल रैंडमली इस टाइप से इसमें पाए जा रहे होंगे। तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं
जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, मतलब हम इसको प्रेशराइज करते हैं, इसमें प्रेशर P डेवलप कर देते हैं या प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, तो ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है और डाउनवर्ड मूव करने के बाद ये हमने मान लिया कि ये पिस्टन यहाँ पर आ जाता है। ये मूव करते हुए पिस्टन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रेशर जब इसमें करेंगे तो ये प्रेशर यहाँ तक, जैसे हम पिस्टन ले आते हैं तो पिस्टन यहाँ तक आने के बाद इनके जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो पहले से ज़्यादा पास आ जाएंगे। गैस के पार्टिकल्स जो होंगे वो ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। तो अब उतने ही पार्टिकल, जितना ये स्पेस कवर कर रहे थे, उतने ही पार्टिकल अब इतने स्पेस को कवर करेंगे, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अगर हम किसी गैस का प्रेशर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर हम कम कर देते हैं, तो वो गैस लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है। लेकिन अब अगर हम इसी गैस को थर्ड वाले में, तो ये गैसेस स्टेट है, ये गैस है, यहाँ पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। और लिक्विड को भी अगर हम और ज़्यादा कंप्रेस करके वो टेम्परेचर कम कर देते हैं, जैसे हम लोगों ने थर्ड एक्सपेरिमेंट लिया है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने जो पिस्टन था, पिस्टन में हमने और ज़्यादा प्रेशर डेवलप करके टेम्परेचर को कम कर दिया। टेम्परेचर कम कर देने से ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअल में सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, तो हम इनको सॉलिडिफाई भी किया जा सकता है। तो इनको हम लोगों ने सॉलिडिफाई कर लिया, क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स थे वो बहुत कम वॉल्यूम में आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इनके लिए आप इसमें एग्जांपल्स ले सकते हैं। CO2 गैस है, CO2 गैस जो होती है, CO2 गैस नॉर्मल जनरली CO2 गैस फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन ये लिक्विड CO2 भी होती है। और इसमें अगर हम इनका टेम्परेचर कम कर देते हैं, प्रेशर हाई कर देते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, है ना। तो सॉलिड CO2 को याद रखना है कि आपको सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है। टेम्परेचर कम हो जाता है, सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस। ये आइस जो होती है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये लिक्विफाई नहीं होती है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम इसको एक्सपोजर देते हैं एयर का या ओपन रहती है, तो ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने लगती है। तो अब हम लोगों ने ये देख लिया कि इसमें किसी भी मटेरियल में हम प्रेशर का इफ़ेक्ट देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं टेम्परेचर का। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन लिक्विड, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का रहेगा वो हम लोगों का रहेगा फैक्टर इफेक्ट ऑफ हीटिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन लिक्विड कह सकते हैं या मटेरियल कह सकते हैं, मैटर। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने पर जो उनके गैस के पार्टिकल होते हैं, गैस के पार्टिकल या कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड या किसी भी मटेरियल के पार्टिकल्स होते हैं, वो एक्सपेंड होने लगते हैं। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं पहले से एक दूसरे से दूर दूर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो हमें हीट एनर्जी सप्लाई हो रही है, वो हमें उनके काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में उनके पार्टिकल्स को स्पेस प्रोवाइड कर देती है या दूर दूर होने लगते हैं। तो जैसे हम किसी लिक्विड में, जैसे हम लोग जनरली एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, तो इसमें अगर हम लोग एक बीकर में रखे हुए वाटर को हीट करते हैं तो हम लोगों को जो मिलने वाला इफ़ेक्ट है इस प्रकार से अगर हम किसी भी लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने पर इसमें एवेपोरेशन होने लगता है। एवेपोरेशन का मतलब इसमें वेपर बनने लगती है। तो वेपर बनने से इसका जो टेम्परेचर है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका स्टेट चेंज होने लगता है। मतलब सबसे पहले अगर ये लिक्विड स्टेट में है तो गैसेस स्टेट में जाने लगता है। अब किसी भी गैस का या लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये
पहले लिक्विड था, लिक्विड से गैस में जाने लगता है, तो यहाँ पर लिक्विड से गैस में जाने लगते हैं। और अगर हम गैस का टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं तो गैस का जो अगर हम देखते हैं गैस में अगर हम किसी गैस के कंटेनर का टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो उनके जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मतलब इनमें जो रैंडम मोशन है, जो हम लोगों ने अभी इसी चैप्टर में लास्ट में अभी डिस्कस किया था, तो यहाँ जो इनके रैंडम मोशन है वो बढ़ जाते हैं और इस पिस्टन का जो प्रेशर है या सिलेंडर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इनमें वॉल से टकराने की जो पावर्स है या फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। और अगर हम किसी सॉलिड में देखते हैं तो सॉलिड्स में अगर हम इनके जो पार्टिकल्स हैं वो हीट करने पर ये पार्टिकल्स जनरली इनके वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं और ये पार्टिकल्स जनरली दूर दूर होने लगते हैं। तो गर्म करने पर सॉलिड्स जो होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन ऑन हीट। बस आपको इसमें एक्सेप्शन याद रखना है कि जो रबर है वो भी एक सॉलिड है लेकिन उनको हीट करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। एग्जाम्पल में एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्शन जो होता है वो रबर है। रबर को अगर हम हीट करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। रबर कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग। तो ये हम लोगों ने किसी भी सॉलिड लिक्विड गैस में हम लोगों ने टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया। अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट है वो, जैसे हम लोग देखते हैं कि वाटर की कुछ जो प्रॉपर्टी हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो हम लोगों की जनरल लाइफ में देखने को मिलते रहते हैं। जैसे हम लोग किसी बीकर में या किसी बॉटल्स में, किसी बीकर में या बॉटल्स में हम लोग कूल वाटर रख देते हैं, इसी में हम लोग आइस रख देते हैं। तो आइस रख देने पर जो इसके बाहर कुछ ड्रॉपलेट्स वाटर की कलेक्ट हो जाती हैं, या हम लोगों ने देखते हैं जो यहाँ पर या कोई फ्रिज से निकाल के अगर हम बॉटल अगर हम बाहर रख देते हैं तो इसकी सरफेस पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाती हैं। तो ये एक्चुअल में प्रोसेस क्या है, जो वाटर में प्रेजेंट ह्यूमिडिटी है या वाटर है वो एक्चुअल में इसमें कंडेंस होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो हाई टेम्परेचर में वो एवेपोरेट हुआ था वो यहाँ पर कंडेंस होने लगता है। तो अब हम लोगों ने और ऐसे कुछ जैसे एग्जांपल्स मिलते हैं, जैसे क्लॉथ्स हैं। क्लॉथ्स को अगर हम जब ह्यूमिडिटी कम होती है एयर में, एयर ड्राई होती है, तो उस समय हम लोग जो अगर क्लॉथ्स अगर हम बाहर डालते हैं या उसमें वेट क्लॉथ को अगर हम फैला देते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उस समय पर एयर में ह्यूमिडिटी कम होती है, एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होता है। तो एवेपोरेशन का जो रेट है वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर सराउंडिंग्स का कैसा है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जो मैटर इन आवर एनवायरनमेंट आवर सराउंडिंग्स है, तो इसमें हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं।